Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 10 of chapter number 18, body fluids and their circulation. Within this session, we will discuss about the disorders of circulatory system. Circulatory system से related कितनी abnormalities है, कितने disorders है. सबसे पहला disorders है hypertension. So hypertension are mainly responsible for cause heart disease. Heart के disease को create करने के लिए responsible माने जाने वाला disease hypertension. Now we know that in our body blood का जो circulation है is maintained under the pressure. तो वो प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है? ब्लड का प्रेशर. सो ब्लड को साइंटिफिकली अगर डिफाइन करना हो या तो ब्लड प्रेशर को साइंटिफिकली डिफाइन करना हो, सो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड मेक्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स. अब जो वेसल्स के अंदर ब्लड को भरा हुआ है वो वेसल्स के अगेंस्ट में ब्लड जो फोर्स क्रिएट करता है उसका नाम है ब्लड प्रेशर. प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था आर्टरीज के पास प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स के पास प्रेशर थोड़ा सा कम होगा. सो ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है ऑलवेज विद इन द लार्जर आर्टरीज ऑफ द बॉडी. तो बॉडी के अंदर जो लार्जर आर्टरीज है उसके अंदर का प्रेशर मेजर किया जाता है और वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होने वाले डिवाइस का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर. अब ये स्पिग्मोमैनोमीटर का यूटिलाइजेशन करके जब भी हम लोग बॉडी के अंदर के ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं तो देयर आर द टू मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर. पहला मेजरमेंट होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसका? ऑलवेज वेंट्रिकल्स का. तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या है? तो प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है उस टाइम का प्रेशर जो है उसे बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर. एंड डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स है प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स इज कंसिडर्ड एज अ डायस्टोलिक प्रेशर. तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा कम होगा. सो hypertension is the term of blood pressure that is higher than that of normal 120 and 80. तो नॉर्मल क्या है? 120 80. तो 120 आप किसके लिए दे सकते हो? तो सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल पर्सन का होगा 120 mm Hg और डायस्टोलिक प्रेशर अगर नॉर्मल पर्सन का ले लो तो वो होगा 80 mm Hg. सो नॉर्मली अगर उसको लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 120/80. तो नॉर्मली 120/80 ब्लड का प्रेशर होना चाहिए, पर उससे ज़्यादा जब भी ब्लड प्रेशर जाता है तो वो कंडीशंस को बोला जाता है हाइपरटेंशन. सो mm मतलब आपको प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताया था मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर. सो 120 mm Hg तो मैंने पहले ही बताया वो सिस्टोलिक है और पंपिंग प्रेशर है. एंड 80 mm Hg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर है. अब नॉर्मली 120/80 ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. माइनर वेरिएशन इसके अंदर आ सकता है ड्यूरिंग वेरिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि व्हेन वी डूइंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी हार्ट बीट बढ़ने की वजह से ये जो प्रेशर है उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है. बट फिर से जैसे ही आप रेगुलर एक्सरसाइज बंद करो वो प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए. But if repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90, आप 10 दिन तक कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर चेक करो और कंटिन्यूसली 140/90 आ रहा या तो उससे ज़्यादा, इट शो अ हाइपरटेंशन. एंड हाइपरटेंशन जनरली ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से होगा एंड ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट के डिजीजेज हो सकते हैं एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी, हार्ट. सो 140/90 कंटिन्यूसली अगर रहता है या तो उससे ज़्यादा प्रेशर रहता है सो उसकी वजह से हार्ट के डिजीज होना स्टार्ट होता है. ब्रेन, किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स का भी अफेक्शंस होता है. अब हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो तो हमें पता चल गया, पर हाइपरटेंशन होता क्यों है? सो दो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट एंड बोथ आर अवॉइडेबल. दोनों अवॉइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज द स्मोकिंग, नंबर 2 इज द ओबेसिटी. पर आजकल किसी को करना नहीं है. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मोकिंग की वजह से ये हाइपरटेंशन क्यों होता है. सो वी नो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्मोकिंग निकोटीन नाम का मटेरियल ब्लड के साथ मिक्स होता है. निकोटीन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा. कंस्ट्रिक्ट का मतलब है ब्लड वेसल्स आर्टरीज के डायमीटर को वो कम करता है
ऑब्वियसली आपको पता है डायमीटर कम होगा, उसके अंदर का ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। इवन निकोटीन कोज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज रिड्यूस। लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो भी रिड्यूस कर देगा। तो ये निकोटीन, इवन दूसरा स्मोकिंग के टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस भी जनरेट होता है, विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही कम हो जाएगी, सोचो, तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड बॉडी के अंदर मूव होगा। सो ये था स्मोकिंग। सेकेंड, ओबेसिटी। कौन से पर्सन को ओबेस पर्सन बोला जाता है? अ पर्सन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ ओबेस, ओवरवेट। ओबेस का मतलब है ओवरवेट। When his weight is higher by 20% from the standard weight which determined by age, height and other aspect, जिसको आप जानते हो BMI के नाम से, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स के अंदर आपकी हाइट और आपका एज आपके वेट को बताता है। पर अगर आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट 20% ज़्यादा है, देन आप ओवरवेट हो, आप ओबेज पर्सन हो। सो इन सच पर्सन टिश्यूज ज़्यादा होगी, सो मोर ब्लड इज टू बी सप्लाइड टू टिश्यूज, सो ब्लड प्रेशर इज राइजेस। अब ज़्यादा टिश्यूज है, ब्लड को ज़्यादा डिस्टेंस तक जाना है, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाने के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। सो इट इज़ असेंशियल टू अवॉइड अ स्मोकिंग। अगर हाइपरटेंशन नहीं करवाना हो, स्मोकिंग को अवॉइड करो एंड टू कीप कॉन्स्टेंट वॉच ओवर द वेट। सो ये था हाइपरटेंशन। डिजीज नंबर 2, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी मतलब कौन सी आर्टरी? जो हार्ट के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाने वाली है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कभी कभार आप एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जान सकते हो। रीजन क्या है? बिकॉज इट अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। वेसल्स में भी ज़्यादातर कौन? आर्टरी। तो हार्ट के पास जाने वाले आर्टरीज अफेक्ट होती है, इसकी वजह से ये डिजीज का नाम एथेरोस्क्लेरोसिस भी रखा जाता है। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of artery narrower। lumen अंदर की केविटी, जो केविटी खाली ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए होती है, पर वो केविटी के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल या तो फाइब्रस टिश्यूज जमा हो जाते हैं, तो ल्यूमेन की साइज कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपको पता है साइज कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है एंड ये एथेरोस्क्लेरोसिस नाम के डिजीज को वो क्रिएट करेगा। समटाइम्स This atherosclerosis is also considered as a hardening of arteries। arteries hard हो जाती है। इवन उसको कभी कभार साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। क्या रीजन है इसके पीछे? As the symptoms of its effect become seen after many years। बहुत सालों के बाद इसके सिम्टम्स हमें पता चलते हैं, इसलिए इसका नाम है साइलेंट किलर। एंड बिकॉज ऑफ दिस एथेरोस्क्लेरोसिस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन का स्ट्रोक या तो हार्ट के अटैक आने के चांसेस ये डिजीज की वजह से बढ़ जाते हैं। नाउ अब कोई भी हेल्दी आर्टरीज की बात करो तो उसका जो इनर मोस्ट लेयर या तो इनर मोस्ट वॉल होता है वो थोड़ा सा अपीयरेंस में कैसा होता है? स्मूथ होता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो कि जनरली पहले कोई भी आर्टरीज का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है, एकदम स्मूथ होता है। बट ये स्मूथ मसल्स डे बाय डे इंजर्ड होता जाता है। इट बिकम इंजर्ड ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उसकी वजह से वो टूट सकता है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, कंजप्शन ऑफ हाई फैट फूड, जो फैट फूड के अंदर कोलेस्टेरॉल ज़्यादा हो। सो ये लेयर टूटने की वजह से फैटी सब्सटेंसेस लाइक कोलेस्टेरॉल बिकम कलेक्टेड एट इंजर्ड रीजन एंड फॉर्म अ प्लैक। प्लैक का मतलब है लिपिड और कोलेस्टेरॉल जैसे सब्सटेंसेस को एक्यूमुलेट किया हुआ एरिया। तो जहां से ये स्मूथ लेयर टूटेगा वो जगह पे फैट या तो कोलेस्टेरॉल के क्रिस्टल्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपको वेसल दिख रहा है ल्यूमेन का, पर वो ल्यूमेन के वेसल का इतना सा जो पोर्शन है वो पोर्शन आप देख रहे हो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वहां पे फैट या तो कोलेस्टेरॉल के सब्सटेंसेस डिपोजिट होने स्टार्ट हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेल्स ऑफ इंजर्ड रीजन आर प्रोलिफरेट।
डिवाइड होंगे एंड देन स्मूथ मसल ऑफ लेयर अंडरलेइंग इट्स बिकम इनकॉर्पोरेट। तो पहले वो इंजर्ड रीजन के जो भी सेल्स है वो प्रोलिफरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, स्मूथ मसल्स के नीचे उनका एक पूरा का पूरा ये आपको लेयर बनता हुआ दिखेगा। वो लेयर के अंदर फैट और कोलेस्टेरॉल के क्रिस्टल्स क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। उसके अंदर लिपिड और मेनली कोलेस्टेरॉल ये सेल्स के अंदर क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होगा एंड इट क्रिएट अ फॉर्मेशन ऑफ प्लैक। ये प्लैक जो है बिकम प्रोजेक्टेड इन द कैविटी ऑफ आर्टरी। तो आर्टरी की कैविटी के अंदर ये प्लैक ब्लॉक हो जाएगा। सर्कुलेशन बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, सर्कुलेशंस को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सच प्लैक लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। अब आपको पता है कि जब भी कोई भी आर्टरी डैमेज होती है तो ब्लड बाहर निकलता है, एंड ब्लड जैसे ही बाहर निकलेगा आपको पता है ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो आर्टरी की वॉल के ऊपर ये क्लॉटिंग हो जाता है। अब अगर ये क्लॉट एक ही जगह पर रहेगा देन उसे बोला जाता है थ्रोम्बस। इफ क्लॉट रिमेन लोकलाइज्ड इज कंसिडर्ड एज अ थ्रोम्बस। बट कभी कभार क्या होता है, ब्लड के प्रेशर के साथ साथ इफ क्लॉट्स आर लिबरेट, सेपरेट होगा एंड स्टार्ट सर्कुलेट विद द ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ एम्बोलस। तो थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट एक ही जगह पर रहेगा, एंड एम्बोलस मतलब वो क्लॉट ब्लड के साथ सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको टाइम रहते ट्रीट नहीं किया गया, इफ इट इज अनट्रीटेड सीरियस कंसिक्वेंसेस आर रिजल्ट। एथेरोस्क्लेरोसिस का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैक, प्लैक का मतलब है लिपिड या तो कोलेस्टेरॉल के सब्सटेंसेस जमा होना, एंड कंसिक्वेंटिंग नैरोविंग ऑफ आर्टेरियल कैविटीज इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अल्टीमेटली आर्टरी का जो ल्यूमेन है, पहले ल्यूमेन इतना था, पर वो ल्यूमेन का इतना सा पोर्शन सब्सटेंसेस जमा होने की वजह से क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हेन दी एक्टिविटीज ऑफ कार्डियक arteries means which supply oxygenated blood to the heart are partially or totally blocked, heart attack can result। तो हार्ट के पास जाने वाले आर्टरी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जा रही है वो पार्शियली या तो टोटली ब्लॉक हो जाती है, देन हार्ट के अंदर अटैक आता है। और इसको ट्रीट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या तो बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी के थ्रू वो ट्यूब को ही पूरी ब्लॉक कर दी जाती है और दूसरी जगह से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड एंजियोप्लास्टी के अंदर जो भी ब्लॉकेज हुआ है वो ब्लॉकेज को एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ओके, डिजीज नंबर 3 arteriosclerosis। arteriosclerosis is the condition of hardening of arterial wall। एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज था, ये आर्टरीज की वॉल का हार्डनिंग है। इट बिकम अ थिक एंड इनइलास्टिक, इतनी ज्यादा थिक और इनइलास्टिक हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम के सॉल्ट या तो कोलेस्टेरॉल जैसे सब्सटेंसेस के जमा होने की वजह से वो एकदम थिक या तो इनइलास्टिक हो जाएगा। कैसा है वो, ब्रिटल, इनफ्लेक्सिबल है। तो ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से आर्टरीज कभी कभार ब्रेक हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ, ब्लड फ्रॉम इट फ्लोस आउट एंड क्लॉट। ऑब्वियसली ब्लड अगर वेसल से बाहर निकला तो वो क्लॉट होगा। अब ये क्लॉट में भी पॉसिबल है आर सर्कुलेट इन द ब्लड एंड मे कॉज प्रॉब्लम्स इन सम ऑर्गन्स। तो ये डिजीज था आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मीन्स कंडीशन ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल। डिजीज नंबर 4 एंजीना। कभी कभार एंजीना को एंजीना पेक्टोरिस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। अब एंजीना पेक्टोरिस के सिम्टम्स की अगर आप बात करो, अ सिम्टम्स ऑफ एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन का एक चेस्ट पेन है। चेस्ट के भी कौन से साइड पे, लेफ्ट साइड पे। सिम्टम्स ऑफ acute or short duration left side of chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle। हार्ट के मसल्स को जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो उस टाइम पे चेस्ट के लेफ्ट साइड पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा पेन होता है। तो ये है एंजीना पेक्टोरिस। मैन और वुमेन ऑफ एनी एज के अंदर ये होने के चांसेस है, बट मोर कॉमन ये किसके अंदर है, मिडल एजेड और एल्डर पर्सन के अंदर।
एंड ज़्यादातर क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ब्लड के फ्लो अगर नॉर्मल कंडीशंस में है तो ये डिजीज होने के चांसेस जीरो है, पर ब्लड के फ्लो के अंदर अगर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आया देन ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है एंजिना पेक्टोरिस के सिम्टम्स का अपीयरेंसेस कि भाई बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पेन क्रिएट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज द हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट और पोजीशन ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body। अब हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, पर हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट की ऐसी पोजीशन, ऐसा स्टेट जो ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर रही है एंड इसकी वजह से बॉडी का जो ब्लड का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर because congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease। अब congestive heart disease क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये disease के अंदर lungs का congestion होने लगता है। तो lungs का congestion मतलब क्या? तो नीचे मैंने definition लिखी है, distension मतलब expansion of blood vessels in the lungs। lungs के अंदर जो भी blood vessels है वो expand हो जाती है and filling of the alveoli with blood। अब एल्वियोली का काम है गैस को एक्सचेंज करना, पर ब्लड वेसल एक्सपांड होने की वजह से एल्वियोली के अंदर भी ब्लड फिलअप हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक इनसफिशिएंसीज। तो एल्वियोली के अंदर ब्लड भर जाता है, ब्लड का वेसल एक्सपांड हो जाता है, किसकी वजह से? या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से, या तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, या तो कार्डियक इनसफिशिएंसी, जो काम या तो जो इफेक्टिवनेस से ऑप्टिमम स्पीड से काम करना चाहिए हार्ट वो नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। नाउ डिफरेंसेस हमें डिस्कस करना है कि हार्ट फेलियर जो है इज नॉट द सेम एज अ कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है? व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। अगर हार्ट बीटिंग करना ही स्टॉप कर देगा तो वो कार्डियक अरेस्ट है। और अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का मतलब क्या है? व्हेन दी हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो पहली कंडीशन हो गई कार्डियक अरेस्ट, जहां पे हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा। कंडीशन नंबर 2 इज द हार्ट अटैक, जब हार्ट के मसल सडनली डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। एंड तीसरा कंडीशन कौन सा हुआ? हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर का मतलब है ब्लड का जो पंपिंग है वो हार्ट इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द डेफिशिएंसीज और डिजीज और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया हाइपरटेंशन, दूसरा था एथेरोस्क्लेरोसिस, तीसरा था आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, चौथा था एंजीना एंड पांचवा था हार्ट फेलियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।